Hello students, welcome to EduCrux. I am Ritika and today in this class we are going to study chapter The Fundamental Unit of Life. क्लास 9th का हम बच्चों चैप्टर 5 कर रहे हैं जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में कुछ चीज़ें हम कर चुके हैं, उनका थोड़ा सा ब्रीफ जो है वो मैं आपको दे देती हूँ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में क्या है, हमारी जो सेल है वो हम पढ़ते हैं। सेल जो है बच्चों, सेल इज नथिंग बट इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारी लाइफ की फंक्शनल यूनिट है और इसी के साथ साथ ये हमारी लाइफ की स्ट्रक्चरल यूनिट भी है। ये क्यों है वो हमने देखा था, क्योंकि हमारी जो सेल है वो सारे के सारे फंक्शन एक साथ परफॉर्म करती है। उसी के साथ साथ हमने देखा था कि हमारी जो सेल है उसके अंदर कुछ ऑर्गेनल्स हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स होते हैं, वैसे ही सेल जो है उसके अंदर भी कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑर्गेनलीज। कुछ बेसिक स्ट्रक्चर जो होते हैं जो कि हर सेल में प्रेजेंट होंगे वो हमने देखे थे। कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनलीज जो हैं जो अलग अलग सेल्स में प्रेजेंट होते हैं वो भी हमने देखे थे। आज की हमारी क्लास में हम बाकी के आगे की स्ट्रक्चर्स देखेंगे जो कि हमारे पास हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपेरेटस और उसी के साथ साथ लाइसोसोम्स। और उससे पहले हम साइटोप्लाज्म के बारे में भी आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आपको ब्रीफ दें, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बच्चों वो कवर किया है, न्यूक्लियस जो है वो कवर किया है और उसी के साथ साथ जो सेल वॉल है वो भी हमने कवर किया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ने वाली बात जो है वो इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारे 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। हाइपोटोनिक सोल्यूशन का जिसमें सेल जो है वो स्वेल हो जाती है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन का जिसमें सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगी, और उसी के साथ साथ आइसोटोनिक सोल्यूशन का जिसमें कोई भी जो है ना स्वेलिंग होगी ना ही श्रिंकिंग होगी। क्लियर। न्यूक्लियस में हमने देखा था कि न्यूक्लियस हमारा ब्रेन ऑफ द सेल है। न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनलीज है जिसमें बीच में क्या है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अंदर की साइड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन, जिसके अंदर सारी की सारी हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। एंड व्हाट इज डीएनए? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। वहीं अगर वो सेल डिवाइडिंग स्टेज में हो तो वो क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस हो जाएगा, वो पैक हो जाएगा और उसी पैकेज्ड फॉर्म को हम बोलेंगे क्रोमोसोम। उस पैकेज्ड फॉर्म को हम बोलते हैं क्रोमोसोम और उस अनपैकेज्ड फॉर्म को, एनटेंगल्ड फॉर्म को हम बोलते हैं क्रोमेटिन। क्लियर है। उसके बाद हमने सेल वॉल देखा था। सेल वॉल का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो सेल को प्रोवाइड करता है हमारे पास टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है बच्चों जो अगर हमारा प्रीवियस क्लास में रह गया हो, जो कॉन्सेप्ट है हमारा प्लाज्मोलाइसिस का हमारे पास कॉन्सेप्ट है, जिसमें क्या होगा अगर हम किसी भी सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं। अगर हमने सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा तो सेल क्या करेगी, श्रिंक कर जाएगी। सेल श्रिंक कर जाएगी। ये हमारे पास सेल वॉल है और ये हमारी जो सेल है ये श्रिंक कर गई। ये जो सेल है ये हमारी श्रिंक कर गई, लेकिन सेल वॉल तो एज इट इज रही। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस इज द प्रोसेस वेयर अ सेल which have the cell wall is put into the hypertonic solution and it shrinks। लेकिन उसकी स्ट्रक्चर जो है उसका चेंज नहीं होता। कंप्लीट सेल का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होता क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट है। क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट, इसके आसपास मान लीजिए अगर एक और सेल प्रेजेंट होगी, एक और सेल प्रेजेंट है, एक और सेल प्रेजेंट है, तो क्या होगा, सारी की सारी सेल्स आपको इस तरह से दिखेंगी। ठीक है। बीच में आपको यहाँ पे आपको न्यूक्लियस, साइड में कहीं न्यूक्लियस दिखाई देगा। ये हमारा न्यूक्लियस है, सेल है, ये सेल वॉल है। क्लियर। इस तरीके से आपको दिखेगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। जब हम किसी भी सेल्स को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगी, यानी कि उसका प्रोटोप्लाज्म जो है, प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो जाएगा, लेकिन सेल वॉल जो है वो एज इट इज रहेगी, जिसकी वजह से ओवरऑल जो शेप है, ओवरऑल शेप और स्पेस जो है वो मेंटेन रहता है। इसी प्रोसेस को बच्चों हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। ये सारे ऑर्गेनल जो मैंने यहाँ मेंशन किए थे ये सारे आज हम पढ़ने वाले इन टुडेज क्लास। ठीक है। ये हमने पढ़ा था और ये हमने देखा था इन प्रीवियस क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने ये सब पढ़ा था और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारा साइटोप्लाज्म से। तो साइटोप्लाज्म बच्चों क्या है? साइटोप्लाज्म इज नथिंग बट ए फ्लूइड। फ्लूइड है हमारे पास। ये क्या है? सिर्फ एक फ्लूइड है जहां पे क्या करेंगे, अ फ्लूइड वेयर ऑल
cell organelles, where all cell organelles float. सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल जो हैं फ्लोट करते हैं। इसके अंदर कुछ सब्सटेंसेस, मटेरियल्स, ऑयल बॉडीज, ग्रेन्यूल्स, ये सारे जो हैं बच्चों, ये सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, ये बच्चों सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या है बच्चों, ये आपका न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये क्रोमेटिन प्रेजेंट है, ये आपका क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है। बाहर की साइड आपकी काफ़ी सारी बाकी और ऑर्गेनेल्स जो हैं वो प्रेजेंट है, लेकिन ये फ्लोट कर रहे हैं किसी फ्लूइड में। जो खाली स्पेस बच गई, आपको जो खाली स्पेस दिख रहा है, ये जो खाली स्पेस दिख रहा है आपको, ये वाला स्पेस, ये खाली स्पेस, ये इस स्पेस को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इस फ्लूइड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो फ्लोट कर रहे हैं। बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल्स जिस फ्लूइड में फ्लोट करेंगे उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्लियर है, सिंपल सा है, कोई भी बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, स्टार्च ग्रैन्यूल्स जैसे कि प्रेजेंट होते हैं, ऑयल बॉडीज हो सकते हैं, कोई मटेरियल, कोई गैसेस, वो सारा का सारा हमारे पास प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। क्लियर है, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं समझने वाला। इसके बाद ये एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा गया आपसे, वो क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी बच्चों ऐसे कोई बहुत सारे क्वेश्चन है ना बीच बीच में पूछती रहती है, तो आप ये मत करना कि जो रिटन मटेरियल है आप वही पढ़ लो और ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो आप स्किप कर दो, बिल्कुल भी नहीं। आपको ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल ध्यान से करने हैं, ध्यान से पढ़ने हैं। हाई चांसेस होते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाएं और फर्दर आपकी जो आने वाली ग्रेड्स हैं उनमें भी ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो आते रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस दिखाया गया है। ये हम हमारी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच का डिफरेंस। चलिए इनके आंसर करते हैं, क्या आंसर करना है। पहला है साइज, कहा गया है साइज जनरली स्मॉल साइज होता है। साइज जो है वो स्मॉल होता है किस केस में, प्रोकैरियोटिक के केस में, और यूकैरियोटिक के केस में साइज लार्ज होता है। ये जो लिखा हुआ बच्चों इसको बोलते हैं माइक्रोमीटर, ठीक है, इसको बोलते हैं हम माइक्रोमीटर। इसकी पावर है 10⁻⁻⁶, ठीक है, मीटर। क्लियर। उसके बाद पूछा गया है न्यूक्लियर रीजन, यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया गया है और कहा गया है न्यूक्लियर रीजन। यूकैरियोटिक में क्या है, वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वेल डिफाइंड एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड है। उसी कॉन्ट्रास्ट में बच्चों आपसे पूछा गया है प्रोकैरियोटिक में कैसा है, न्यूक्लियर रीजन जो है वो कैसा है, इट इज नॉट वेल डिफाइंड, इट इज नॉट वेल डिफाइंड, अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं है। एंड नोन एज, क्या बोलेंगे इसको, हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, एंड इट इज नोन एज न्यूक्लियोइड। क्लियर। चलिए खुद ने कहा है थर्ड, तो आंसर किया हुआ है क्रोमोसोम सिंगल होता है। यूकैरियोटिक के केस में बच्चों क्रोमोसोम एक से ज्यादा होता है, मोर देन वन क्रोमोसोम। क्लियर। एक और डिफरेंस हमें समझ आ गया, प्रोकैरियोटिक केस में क्रोमोसोम सिंगल होगा, यूकैरियोटिक केस में क्रोमोसोम एक से ज्यादा होंगे। फोर्थ कहा गया है मेम्ब्रेन माउंट सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन माउंट सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, वहीं यूकैरियोटिक में क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, प्रेजेंट होते हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे प्रेजेंट होगा। क्लियर। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। अगर ऐसे कहीं पे भी बाकी कोर चैप्टर्स में जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी बीच बीच में पूछता रहता है। तो अगर आपने नहीं किए हैं, आपके टीचर ने नहीं कराए हैं, तो कोई बात नहीं बच्चों, आप खुद कर लो, ठीक है। लेकिन जरूरी है कि आप करो, आप समझो कि जो डिफरेंसेस आपको दिए गए हैं आपको समझाने के लिए दिया गया है कि आपको जो पढ़ा है आपने थोड़ी देर पहले, अगर आपने डिफरेंसेस पढ़े हैं तो क्या आपको डिफरेंसेस समझ आए हैं एक्चुअली। तो जो फिल इन द ब्लैंक्स इनको आप खुद भरने की कोशिश कीजिए। जो भी क्वेश्चन एनसीईआरटी आपसे पूछता है, कभी कभी क्या होता है जो आप पढ़ रहे हो ना उसमें भी कभी कभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, इज इट सो, इज दैट सो, तो आप उनका आंसर करने की कोशिश कीजिए कि अच्छा ऐसा हो सकता है, हाँ या आंसर करिए, कोशिश कीजिए। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप अपने टीचर से पूछिए, वो जरूर आपको सही आंसर बताएंगे। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा तो आजकल तो आपके पास यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज हैं, आप वो देख सकते हैं,
ठीक है, आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपका कोई भी डाउट हो, बायोलॉजी का हो, चाहे फिजिक्स का, चाहे केमिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपका कोई भी डाउट है, साइंस के अलावा अगर आपके पास आर्ट्स का, ह्यूमैनिटीज का कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे आपका जो डाउट है वो सॉल्व करें, लेकिन कभी भी डाउट में नहीं रहना है। आज डाउट पूछ लोगे तो क्लियर हो जाएगा, वरना जो डाउट है आपका वो लाइफ लॉन्ग आपका डाउट बन के ही रह जाएगा, आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या था। क्यूरियोसिटी जो है बच्चों, आपको क्यूरियोसिटी तो मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, है ना। चलिए, अब डिफरेंस दे रखे हैं हमारे पास, दो सेल दिखाई गई हैं, एक हमारे पास है प्लांट सेल, एक दूसरी दी गई है हमारे पास एनिमल सेल। एक बार इनका डायग्राम देख लेते हैं, फिर हम आगे की जो हमारी सेल ऑर्गेनेलीज हैं उन पे बढ़ेंगे। एक बार डायग्राम जो है, इन दोनों डायग्राम्स को हम कंपेयर करके देख लेते हैं कि क्या फर्क है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास एक प्लांट सेल और यहाँ पे हमें गिवन है एक एनिमल सेल। एनिमल सेल को देखते हैं बच्चों, सबसे पहले बाहर की साइड से देखना शुरू करेंगे। जब भी देखेंगे बाहर की साइड सबसे पहले आपको दिया गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। बाहर की साइड में आपके पास क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। उसके बाद आपकी नजर जाएगी सेंटर में, ये जो सेंटर में दिया हुआ है हमारे पास दिया हुआ है न्यूक्लियस। जो जो हमने पढ़ लिया हम वो देखेंगे अभी, ठीक है। न्यूक्लियस हमने पढ़ लिया, अब हमें पता है न्यूक्लियर एनवलप। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसको बच्चों हम न्यूक्लियर एनवलप भी बोलते हैं, और लिख देती हूँ आप लोगों के लिए न्यूक्लियर एनवलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक ही बात है, ठीक है। इसके बाद साइटोप्लाज्म, जो फ्लूइड है जो प्रेजेंट है जहाँ पे सारी ऑर्गेनेलीज फ्लोट करनी है उसको हमने कहा था साइटोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद अब क्या है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, उससे एकदम अटैच्ड क्या है हमारे पास, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको बच्चों शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज आल्सो नोन एज RER, ठीक है। ये यहाँ प्रेजेंट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। फिर साथ में हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर वाई वाला ये वाला स्ट्रक्चर दिखा हुआ है, ये क्या स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको समझ आ गया होगा इतने से कि दो टाइप की हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चों, दो टाइप की हैं, एक रफ और एक स्मूथ, ठीक है। डिटेल में पढ़ेंगे, डरने की बात नहीं है, डिटेल में नहीं पढ़ा, अभी पढ़ेंगे, बट डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, ये वाला ये क्या है हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया। सर्कुलर बॉडी जो प्रेजेंट है इनको हम बोलेंगे राइबोसोम्स। इनसे बड़ी जो दिखाई गई है हमारे पास है लाइसोसोम्स, और बीच में जो सेंट्रल पार्ट है इसको हमने बोल दिया सेंट्रियोल। और फिर हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आगे का जो स्ट्रक्चर है उसको हमने बोला गोल्जी एपेरेटिस, हमने बोला गोल्जी एपेरेटिस। कहीं कहीं जगह गोल्जी एपेरेटिस का बच्चों गोल्जी बॉडीज होता है वो भी लिखा होता है, ठीक है। जनरली क्या होता है, हम गोल्जी एपेरेटिस भी यूज करते हैं और गोल्जी बॉडीज भी यूज करते हैं, तो दोनों टर्म्स जो है वो करेक्ट है, ऐसा नहीं कि कोई भी एकदम इनकरेक्ट है, बोथ द टर्म्स आई यूज इंटरचेंजेबली। तो ये था हमारे पास केस एनिमल सेल का, क्लियर है, एनिमल सेल समझ आया। इसके बाद हम आते हैं प्लांट सेल पे। प्लांट सेल में सबसे पहले हमें देखना था, क्या बाहर से देखना स्टार्ट करेंगे ना प्लांट सेल में, तो बाहर से सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद एडजेसेंट सेल वॉल, यानी कि दो लेयर सेल वॉल दिखाई गई है, दो लेयर की सेल वॉल है, आउटर लेयर है, इनर लेयर। उसके बाद अंदर की साइड है बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर हमें दिखाया गया सेंटर में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर क्या प्रेजेंट है बच्चों, न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्लियर है। उसके बाद क्या था, उसके बाद हमारे पास था साइटोप्लाज्म, जो फ्लूइड है जहाँ पे सारा फ्लोट कर रहे हैं उसको हमने कह दिया साइटोप्लाज्म। प्लांट है, प्लांट क्या करेगा बच्चों, फोटोसिंथेसिस तो परफॉर्म करेगा। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए हमने देखा था कि 4 मेजर रिक्वायरमेंट होती हैं किसी भी फोटोसिंथेटिक रिएक्शन को परफॉर्म होने के लिए। दोज 4 मेजर रिक्वायरमेंट्स आर वाटर, ठीक है, पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट आपके पास क्या है, पानी के अलावा आपके पास दूसरी आपके पास रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, क्लियर। फिर तीसरी रिक्वायरमेंट आपके पास सनलाइट की, और फोर्थ जो रिक्वायरमेंट है बच्चों, फोर्थ रिक्वायरमेंट है आपके पास क्लोरोफिल की। वो जो क्लोरोफिल है प्लांट में, वो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, दिखा यहाँ, वो प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। तो सारी चीजें जो हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं। एक चीज आपने याद की, फोटोसिंथेसिस याद किया आपने, फोटोसिंथेसिस में 4 रिक्वायरमेंट आपने याद की। 4 रिक्वायरमेंट में आपने समझा क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है, वहां से हमने समझा क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है, कहीं तो प्रेजेंट होगा सेल में, तो सेल में कहाँ प्रेजेंट है, वो क्लोरोफिल सेल में हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, दैट इट कंटेन्स, इट हैज क्लोरोफिल,
ठीक है, यहाँ वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट था हमारे पास, इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। यहाँ पे लिखा हो गया है बच्चा माइटोकॉन्ड्रियन, सिंगल जो होगी सिंगुलर, तब हम बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रियन, माइटोकॉन्ड्रियन। और जनरली क्या है, ये मल्टीपल टाइम्स में प्रेजेंट होती है, तो इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया सिंपल टर्म्स में माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया लिखो या माइटोकॉन्ड्रियन लिखाओ, कंफ्यूज नहीं होना आपको, दोनों एक ही बात है, एक सिंगुलर टर्म है, एक प्लूरल टर्म है। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास गोल्जी अपैरेटस प्रेजेंट है, ये वापस यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट दिखाया गया है जो यहाँ दिखाया गया था। उसके बाद लाइसोसोम प्रेजेंट है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रही हमारे पास, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आगे जो है वो हमारे पास ये आगे वाला स्ट्रक्चर, ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आगे प्रेजेंट होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर। मेजर तरीके से स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस से अटैच होगी हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद आएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद आएगा हमारा गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस आ गया, उसके बाद साइड्स में प्रेजेंट होंगे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जो RER है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके एकदम साइड्स में प्रेजेंट होंगे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, उनके साइड्स में प्रेजेंट होंगे हमारे पास लाइसोसोम, फिर प्रेजेंट होंगे हमारे पास क्या बच गया, क्लोरोप्लास्ट बच गए। और जो सेंट्रल पार्ट है बच्चों, ये देखो खाली पार्ट है, इसके खाली पार्ट नहीं है, इस खाली पार्ट को हम बोलते हैं वैक्यूल। इस खाली पार्ट को बच्चों हम बोलते हैं वैक्यूल। और ये कितना बड़ा है, कितनी स्पेस ऑक्यूपाई है, देखिए बाकी ऑर्गेनेल्स कितने छोटे छोटे हैं, देख रहे हो आप। और उनके साइज के कंपैरिजन माइटोकॉन्ड्रिया का साइज देखो इतना सा छुटकू सा, और वहीं वैक्यूल का साइज कितना बड़ा है। कंपैरेटिवली साइज अगर आप कंपेयर करो तो वैक्यूल का साइज जो है बच्चों वो काफी ज्यादा बड़ा है। वो इतना बड़ा साइज इसीलिए है क्योंकि वैक्यूल का रोल है स्टोरेज में। ठीक है, वैक्यूल जो है वो स्टोर करके रखता है चीजों को, इसी वजह से उसको साइज जो है उसका साइज बड़ा है। और ज्यादा स्टोरेज जो है वो प्लांट सेल्स में होती है, इसी वजह से प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स का साइज जो है वो बड़ा होता है। और यहाँ पे एनिमल सेल में आपको वैक्यूल दिखाया नहीं, अगर ऑल दो वैक्यूल अगर दिखाएंगे तो बहुत छोटा, ये इतना छोटा हमारे पास वैक्यूल होगा। तो अगर हमारे पास क्या है, एनिमल सेल्स में वैक्यूल जनरली अगर एब्सेंट होंगे और इफ प्रेजेंट दे विल बी इन स्मॉलर साइज। प्लांट सेल में वैक्यूल 100% प्रेजेंट होंगे और 100% साइज में बड़े होंगे। क्लियर। मेजर डिफरेंस, पहला डिफरेंस आ गया एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में। दूसरा डिफरेंस बच्चों, क्योंकि प्लांट सेल क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, क्लोरोफिल चाहिए तो प्रेजेंट होगा क्लोरोप्लास्ट। एनिमल सेल को तो क्लोरोफिल नहीं चाहिए, फोटोसिंथेसिस नहीं करना क्योंकि, तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो एब्सेंट होगा किसमें, एनिमल सेल में। सेल वॉल प्रेजेंट है बच्चों, सेल वॉल प्रेजेंट है ना हमारे पास, यहाँ ये रही सेल वॉल प्रेजेंट है। वही सेल वॉल एनिमल सेल में क्या है, एब्सेंट है। 3 मेजर डिफरेंसेस बच्चों हमने पढ़ लिए हैं। तो इसी तरीके से आपको 2 डिफरेंस और बताने, आप इन दोनों को कंपेयर करना है आपको, और आपको 2 डिफरेंस और बताने हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बता देना कि कौन से 2 और डिफरेंस है। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। हमारी दूसरी ऑर्गेनेली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम बोलते हैं ER। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट। और स्मूथ ER में क्या होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, वो क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। जैसे कि मान लीजिए, ये मानिए ये कोई सरफेस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे मान लीजिए ये प्रेजेंट है, ये क्या थी, ये हमारे पास है ER, और ये जो सर्कुलर है ये हमारे पास प्रेजेंट है राइबोसोम्स। तो कोई भी इंसान अगर इनको ऊपर से देखेगा तो ये सरफेस क्या है, ये सरफेस रफ दिखेगा कि दाने दाने प्रेजेंट, तो ये रफ सरफेस दिखेगा। इसी वजह से इसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ में क्या होता है, जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ये ऊपर वाला है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ नहीं होता, राइबोसोम जो एब्सेंट होते हैं वो सिंपल स्मूथ दिखती है, इसी वजह से हम इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उस पे राइबोसोम्स जो हैं बच्चों वो प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत स्ट्रक्चर देखिए, ये हमारे पास क्या था, न्यूक्लियस था,
सॉरी, ये बच्चों हमारे पास है ना न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियोलस दिखाया गया है आपको, ये आपको क्या दिखाया गया है, ये आपको दिखाया गया है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का भी सेंट्रल पार्ट, द सेंट्रल पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का भी सेंट्रल पार्ट, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोलस। ठीक है, इस न्यूक्लियोलस के साथ अटैच होता है हमारा, क्या होता है हमारा अटैच, हमारा अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरीके से जो है बच्चों मेम्ब्रेन बनी होती है, ये इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मेम्ब्रेन बनी होती है। देखिए आपको, देखिए ये अटैच हो गई ना, ये पूरा सर्कल जो मैंने बनाया है, सर्कल क्या है, कंप्लीट हो गया आके यहाँ पे। इसी तरीके से अगर मैं कोई भी सर्कल बनाऊँ, ये यहाँ से स्टार्ट किया, ये ऐसे गया और ये कंप्लीट, कोई भी है अधूरा नहीं छूटेगा, कंप्लीट होगा। ये यहाँ से ऐसे जाके ये कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो रहा है हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है राइबोसोम। जो सर्कुलर सर्कुलर आपको दिख रहे हैं ब्राउन कलर स्ट्रक्चर, ये क्या है बच्चों, ये हमारे पास है राइबोसोम्स। इसी वजह से इस कंप्लीट को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ लिखा हुआ है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अंदर का जो खाली स्पेस बच गया, 3D स्ट्रक्चर दिख रहा है, अंदर का जो खाली स्पेस है, उस खाली स्पेस को हम बोलेंगे ल्यूमेन। और ये जो मेम्ब्रेन्स जो कि आपस में अंदर के साइड से फोल्ड हो रखे हैं, फोल्डेड मेम्ब्रेन जो दिख रही हैं, इनको हम बोलते हैं सिस्टर्नी। इनको बच्चों हम बोलते हैं सिस्टर्नी। क्लियर है, इनको हम बोलेंगे सिस्टर्नी। अंदर वाले स्पेस को हम बोलेंगे ल्यूमेन, और बाहर के जो मेम्ब्रेन है उसको हम बोलेंगे ER मेम्ब्रेन। और जहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे उसको हम बोलेंगे रफ ER। और वहीं पर दूसरी साइड में क्या है, कोई भी हमारे पास राइबोसोम एब्सेंट है तो उसको हमने बोल दिया स्मूथ ER या फिर SER। क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स जो हैं बच्चों, राइबोसोम्स जो हैं वो एब्सेंट है। क्या है, एब्सेंट है। ये जो बच्चों ये माइनस लिखती हूँ, इसका मतलब क्या होता है, इसका होता है मतलब एब्सेंट। और जो प्लस लिख के सर्कल क्या है, इसका मतलब होता है प्रेजेंट। क्लियर, ये प्रेजेंट, ऊपर एब्सेंट। क्लियर है, याद रखोगे। इतना हमारे पास ER का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर समझ आया। अब इसके स्ट्रक्चर से हम अगर फंक्शन को देखें, इसका फंक्शन अगर हम देखें एनिमल सेल्स में, स्पेसिफिकली लीवर सेल्स में, इनका फंक्शन होता है कि पॉइजन जो आता है ना, पॉइजन को क्या करते हैं, क्लियर आउट करते हैं। पॉइजन जहर आ गया कोई, उस टॉक्सिक सब्सटेंस को, जहर का मतलब वो जहर नहीं कि हमने जहर पी लिया, वो जहर नहीं मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस कुछ ले लिया, हमारी बॉडी के अंदर से कोई टॉक्सिक सब्सटेंस अगर हमने इनहेल कर लिया है, उस टॉक्सिक सब्सटेंस को बच्चों वेस्ट करने में, यानी उसको निकालने में, बॉडी से उसको सेल से निकालने में सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी के साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कुछ लिपिड्स को बनाती है, कुछ फैट्स को बनाती है, कुछ प्रोटीन्स को बनाती है। ठीक है, इसी के साथ साथ कुछ स्पेसिफिकली लिपिड और प्रोटीन जो ये बनाती है ना ER, वो जाके फर्दर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फर्दर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाएंगे, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। हम क्या कहेंगे बच्चों, इसी प्रोसेस को हम कहेंगे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बायो मीन्स बायोलॉजी हमारी, जेनेसिस मीन्स टू जनरेट। तो मेम्ब्रेन जिस प्रोसेस से जनरेट होती है, जिस प्रोसेस से बनती है हमारी, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो ER के कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं जो कि हेल्प करते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में। तो अगर इसका फंक्शन पूछा जाए बच्चों, आप फंक्शन में लिख सकते हैं that ER produces some proteins plus lipids which further and indirectly helps in मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इसी के साथ साथ कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं उनको एलिमिनेट आउट करने में भी हमारी हेल्प करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसी के साथ साथ ये राइबोसोम के साथ अटैच है। रफ ER जो है बच्चों वो राइबोसोम के साथ अटैच्ड है। राइबोसोम क्या है, हमारी प्रोटीन फैक्ट्री है। हम पढ़ेंगे राइबोसोम का अलग से स्ट्रक्चर। राइबोसोम क्या है बच्चों, राइबोसोम हमारी प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं राइबोसोम्स को। राइबोसोम्स को हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, कि यहाँ पे हमारे प्रोटीन्स बनते हैं। जब राइबोसोम ER से अटैच है तो ER का भी इनडायरेक्टली रोल कहाँ है, प्रोटीन सिंथेसिस में। प्रोटीन सिंथेसिस में इनडायरेक्टली ER का बहुत मेजर फंक्शन है। क्लियर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनल आ जाएगा गोल्जी एपेरेटस। गोल्जी एपेरेटस अब नाम बच्चों इसलिए दिया गया है, जो हमारे जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया, उन साइंटिस्ट का नाम गोल्जी था। ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दिया आपको, इससे आपको याद रहेगा। गोल्जी एपेरेटस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हमें गोल्जी एपेरेटस का स्ट्रक्चर दिखता है। बड़ा होता है फिर छोटा हो जाता है। ठीक है, इसके दो फेस होते हैं।
इसके बच्चों दो फेस यहाँ दिख रहे हैं, एक सिस फेस है और जो ये सिस फेस है, जो नीचे वाला फेस है बच्चों, ये हमारे पास ट्रांस फेस है। सिस फेस एंड द ट्रांस फेस। इसमें वो जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है बच्चों, उसको हम बोलते हैं सिस्टर्नी, उसको हम बोलते हैं सिस्टर्नी। इसमें वेसिकल्स है, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, खाली जो स्पेस है बीच में बच्चों उसको हमने ल्यूमेन बोल दिया। और ये क्या है, न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल, ये वेसिकल बन गया। यहाँ पे हमारे पास एक और वेसिकल क्या है, सीक्रेटरी वेसिकल। स्ट्रक्चर समझ आया इसका, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर से रिलेट करके अगर हम इसका फंक्शन जो है बच्चों, इस स्ट्रक्चर से रिलेट करके अगर हम इसका अगर फंक्शन जो है, इसका फंक्शन अगर डिराइव करना चाहें, इसका फंक्शन इस तरीके से डिराइव हो सकता है। सीक्रेटरी वेसिकल इसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, यानी कि कोई वेसिकल, वेसिकल क्या होता है, एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होगा, यानी कि गोला से एक स्पेरिकल होगा स्पेयर शेप में, जिसके अंदर कोई भी मटेरियल जो है वो डाल दो, वो ट्रांसपोर्ट कर देगा। ठीक है, हमारा वेसिकल बन जाएगा। जिसके आपने एंडोसाइटोसिस देखा था, एक्सोसाइटोसिस देखा था, उसमें क्या था बच्चों, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में हमारे पास कि कोई भी मटेरियल जो है वो फूड जो है वो अंदर आ रहा है। ठीक है, वेसिकल फॉर्म हुआ, सेल ने अब्जॉर्ब किया, वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट आउट किया, वेसिकल की फॉर्म में वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट आउट कर दिया, वो रोल होता है वेसिकल का। अगर सीक्रेटरी वेसिकल है तो ये वेसिकल ऐसा वेसिकल है जिसके अंदर कोई सीक्रेटरी सब्सटेंस है। इसके अंदर क्या है बच्चों, इसके अंदर क्या है, कोई सीक्रेटरी सब्सटेंस, सीक्रेटरी सब्सटेंस जो है बच्चों वो प्रेजेंट है। क्लियर है, वेसिकल का फंक्शन समझ आया। इसके अलावा हमारे पास दो वेसिकल यहाँ दिख रहे हैं, पहला था इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल, दूसरा था न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल्स। गोल्जी अपैरेटस प्रेजेंट है। मान लीजिए न्यूक्लियस जो हमारा, उसको कोई मटेरियल चाहिए, तो न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड है ईआर, ईआर के साथ अटैच्ड है गोल्जी अपैरेटस। साइटोप्लाज्म में वो मटेरियल, तो साइटोप्लाज्म से वो मटेरियल लिया, वेसिकल फॉर्म हुआ, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल, वेसिकल फॉर्म हुआ, उस वेसिकल से मटेरियल यहाँ लिया, वो मटेरियल ट्रांसपोर्ट हुआ यहाँ तक, ट्रांसपोर्ट होने के बाद वो मटेरियल डायरेक्टली चला जाएगा न्यूक्लियस के पास। इज दैट क्लियर? तो क्या हुआ, सबसे मेजर फंक्शन जो है गोल्जी अपैरेटस का वो आता है ट्रांसपोर्टेशन में, वो हमारे पास आएगा। और ट्रांसपोर्ट दैट टू थ्रू ट्रांसपोर्टेशन थ्रू वेसिकल्स, ट्रांसपोर्टेशन थ्रू वेसिकल्स, वेसिकल्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करता है हमारा गोल्जी अपैरेटस। क्लियर है? इसके अलावा गोल्जी अपैरेटस कुछ ऐसे एंजाइम्स भी सीक्रेट करता है जो कि हमारा लाइसोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। पहला रोल क्लियर है। उसके अलावा इट सीक्रेट्स, जो सीक्रेटरी वेसिकल है बच्चों हमारा ये करेगा, इट सीक्रेट्स एंजाइम्स that are present in lysosomes, that are present in lysosomes। एक सेल ऑर्गेनेली बच्चों आइसोलेशन में काम नहीं करता है। एक सेल ऑर्गेनेली का फंक्शन दूसरे सेल ऑर्गेनेली से रिलेट होता है। कोई भी नेचर में कोई भी चीज हो रही है कभी भी आइसोलेशन में नहीं होगी, कभी भी अकेले नहीं होगी, सॉलिटरी नहीं होगी। मान लीजिए अगर मेरा हाथ ही उठ रहा है तो ये हाथ अकेला नहीं उठा है, इस हाथ को उठाने में मेरे दिमाग तक क्या गया है, स्टिमुलेशन गया है कि इस हाथ को उठाना है। मैंने मुंह से बोला भी है हाथ उठाना है, मेरी मसल ने काम किया है, मेरी जो बोन्स लगी उन बोन्स ने भी काम किया है, छोटे छोटे जो माइन्यूट सारी सेल्स ने एक साथ फंक्शन किया है कि मेरा ये हाथ ऊपर की साइड उठा है। क्लियर है? मेरी पूरी बॉडी जो है, मेरी पूरी बॉडी ने मूवमेंट की है। क्लियर? कभी हम मान लीजिए इस तरीके से उठाते हो, ये भी आपका खींचेगा, पूरी की पूरी बॉडी जो है बच्चों वो आपकी एक साथ फंक्शन करती है। इसी तरीके से पूरा का पूरा सेल को आप एक छोटी सी माइन्यूट बॉडी मान लो, वो भी प्रॉपर तरीके से फंक्शन करेगी। अगर कोई एक सेल ऑर्गेनेली कोई फंक्शन करता है तो वो दूसरे सेल ऑर्गेनेली के रिस्पेक्ट में कर सकता है। आई एम सॉरी। और दूसरा सेल ऑर्गेनेली जो है बच्चों वो क्या करेगा, वो उसके फंक्शन को रिट्रीट करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ है गोल्जी अपैरेटस का ये स्ट्रक्चर है, इसका फंक्शन ये सब फंक्शन है कि एंजाइम सीक्रेट करेगा। ये एंजाइम सीक्रेट और इसने जो एंजाइम सीक्रेट किए थे, गोल्जी अपैरेटस ने जो एंजाइम्स सीक्रेट किए थे बच्चों वो लाइसोसोम्स ले लेगा। तूने एंजाइम्स बना दिए, ठीक है, अब मैं ले लूंगा, अब मेरे काम आएंगे। गोल्जी अपैरेटस के कोई काम नहीं है, वो एंजाइम्स सीक्रेट किए ही लाइसोसोम्स के लिए गए हैं कि वो एंजाइम्स फर्दर हमारे लाइसोसोम्स जो हैं वो टेकअप कर लें। तो there are two major functions of Golgi apparatus given the structure that it has
two phase, the first one being the cis phase, the second one being the trans phase. The cis phase gets the incoming vesicles and the trans phase makes the newly formed vesicles. Also the trans phase has the secretory vesicles that is responsible for creating the enzymes that are further gone to lysosomes and that are further present in the lysosome as the digestive enzymes. And it's the second major role that it helps in the transportation of the materials from the cytoplasm to the nucleus and also to the ribosomes to the endoplasmic reticulum and also vice versa, कि वहां से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स और न्यूक्लियस से भी कोई मटेरियल साइटोप्लाज्म तक पहुंचाना है तो गोल्जी अपैरेटस पहुंचा देगा, और साइटोप्लाज्म से कोई लेना है वहां पहुंचाना है तो वो भी पहुंचा देगा. इट वर्क्स बोथ वेज. सो देयर आर दीज टू मेजर फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड बाय द गोल्जी apparatus. Clear? Moving ahead with our next organelle, that is the lysosomes. Lysosomes क्या है बच्चों? एक lysosomes क्या है हमारे पास? एक ग्लोबुलर बॉडी है जिसके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है? हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है. ये हमारे पास स्ट्रक्चर है लाइसोसोम्स का. अब इसी स्ट्रक्चर को देखते हुए अगर अब हम इसका फंक्शन डिराइव करें, by viewing at its structures, if we derive its function, then what is going to be its function? कि हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं. कोई भी सेल में मान लीजिए कोई भी वेस्ट मटेरियल आया कि यार वेस्ट मटेरियल नहीं चाहिए हमें, अभी कहीं तो ये फेंकेंगे. हमारे घर में क्या होता है? डस्टबिन होता है. यदि कचरा ये यहाँ नहीं रखना, इस कचरे को फेंक दो. कोई पर्टिकुलर जगह बनाई होती है, डस्टबिन बनाया होता है हमने, डस्टबिन में हम फेंक देते हैं. इसी तरीके से हम बोल सकते हैं हमारी जो सेल है, हमारी सेल का डस्टबिन है लाइसोसोम. हमारी पूरी की पूरी सेल का डस्टबिन है लाइसोसोम. मान लीजिए हमारे पास बड़ी सी हमारी क्या है, ये हमारे पास सेल है. क्या आया? कोई भी वेस्ट मटेरियल आया. ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास वेस्ट मटेरियल है. इस वेस्ट मटेरियल को क्या किया? लाइसोसोम के अंदर कर दिया. लाइसोसोम में क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स है. ये बच्चों हमारे पास क्या है? ये हमारा लाइसोसोम्स है. ऐसा ठीक है. ये हमारे पास लाइसोसोम है. इसके अंदर क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स है. ये वेस्ट मटेरियल जो था ये लाइसोसोम्स के अंदर गया और डाइजेस्टिव एंजाइम्स में इस वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन कर दिया, तोड़ दिया, उसको डाइजेस्ट कर लिया. ठीक है. तो क्या हुआ? वेस्ट मटेरियल जो था वो सेल से एलिमिनेट हो गया. देयरफॉर फंक्शन क्या हुआ? इसका फंक्शन क्या हुआ? दैट इट हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग वेस्ट मटेरियल्स. वेस्ट मटेरियल्स को एलिमिनेट करने के लिए काम आता है हमारा लाइसोसोम्स. इसी के अलावा कभी कभी क्या होता है, कोई सेल जो है बच्चों वो हमारी बूढ़ी हो जाती है. सेल एज जाती है, सेनेसेंस करती है तो बूढ़ी हो जाती है. और कभी कभी सेल के अंदर इतना ज़्यादा पॉइजन आ जाता है किसी भी तरीके से, टॉक्सिक सब्सटेंस अक्यूमुलेट हो जाते हैं ड्यू टू मेनी रीजंस. तो उन टॉक्सिक सब्सटेंस एलिमिनेट हो गया. अब मैं तो इफेक्ट हो गई, मान लीजिए. तो अब ये सेल इफेक्ट हो गई. अब ये सेल चाहती है कि मैं तो इफेक्ट हो गई हूँ, लेकिन ये ना हो कि मेरी दूसरी जो बगल वाली जो सेल है वो बगल वाली सेल इफेक्ट ना हो. तो क्या होगा? ये जो सेल है ये लाइसोसोम्स बर्स्ट कर जाएगा. लाइसोसोम क्या करेगा? बर्स्ट आउट हो जाएगा. ये फूट जाएगा. मतलब ये फूट गया. फूटने के बाद क्या होगा? जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ये पूरे के पूरे सेल में रिलीज हो जाएंगे. जब डाइजेस्टिव एंजाइम पूरे सेल में रिलीज हो जाएंगे तो पूरे सेल को क्या करेंगे? डाइजेस्ट कर लेंगे. तो पूरी की पूरी सेल जो है बच्चों वो मर जाएगी. इट विल बिकम द रीजन फॉर द डेथ ऑफ द सेल. ठीक है. सेल की जो है बच्चों वो डेथ हो जाएगी. लेकिन इस फिनोमिनन के लिए जनरली सिर्फ लाइसोसोम जो है वो इकलौता रिक्वायर नहीं होता है, फिर इकलौता जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सिर्फ ये जिम्मेदार नहीं है. काफ़ी सारे हमारे सेल ऑर्गन जो इसकी ER है वो भी कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल है. तो अगर हम बात करें सेल सुसाइड की तो हम जनरली या फिर हमारी जो NCERT है वो जनरली रिफर करती है कि दैट लाइसोसोम्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल. बट जनरली ये सिर्फ लाइसोसोम से काम नहीं होता. आप आगे अपने फर्दर क्लास में पढ़ेंगे कि ये सिर्फ लाइसोसोम का काम नहीं है. इसके अलावा बाकी सारे सेल ऑर्गेनेली जो हैं वो एक कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में कोई सिग्नल मिलता है और उस सिग्नलिंग पाथवे में ही कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में ही काम करते हैं. तब जाके एक साथ हमारी सेल जो है उसका सुसाइड होता है, यानी कि एक सेल खुद को ही नष्ट कर लेगी ताकि उसकी अगल बगल वाली जो सेल्स हैं उनको कोई भी नुकसान ना पहुंचे. ठीक है. तो ये काम है जैसे कि NCERT मेंशन करती है तो उस तरीके से हम लिख सकते हैं. ये हमारे पास क्या है? दीज आर द
सुसाइडल बैग्स। क्लियर? ज्यादा कोई टॉक्सिक सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो गया है सेल के अंदर तो क्या होगा, लाइसोसोम बर्स्ट कर जाएगा, एंड व्हाइल द लाइसोसोम बर्स्ट ओपन्स इट विल रिलीज द डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनटू द सेल एंड दैट विल रिजल्ट इनटू द डेथ ऑफ द सेल। कैसे करेगा हमारे पास लाइसोसोम जो है बच्चों, लाइसोसोम विल बर्स्ट, क्या होगा हमारे पास, डाइजेस्टिव एंजाइम जो है, digestive enzyme will be released into cell resulting into the cell death। क्लियर है? दो मेजर फंक्शन थे हमारे पास बच्चों लाइसोसोम के, दो मेजर फंक्शन थे। एक बार फटाफट से जितने सेल ऑर्गेनेल्स हमने पढ़े हैं जल्दी से रिवाइज करते हैं कि मेजर सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं बच्चों वो हमने पढ़े हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि साइटोप्लाज्म इज नथिंग बट द फ्लूइड वेयर द अदर सेल ऑर्गेनेल्स फ्लोट। क्लियर? इसके अंदर काफी सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ये हमने कंपेरिजन देखा था। इसके बाद हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, रफ और स्मूथ। रफ इसलिए होगा क्योंकि वहां पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, तो सरफेस व्यू अगर देखेगा तो जिसकी ये हमारे पास ER है उसके ऊपर राइबोसोम जो है बच्चों वो प्रेजेंट है तो वो रफ दिखेगा, इसलिए उसको रफ बोलते हैं। स्मूथ वाले पे राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं तो उसको हमने इसलिए बोल दिया स्मूथ। फंक्शन क्या है इनका, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे, लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करेंगे, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को एलिमिनेट करने में भी हेल्प करेंगे और इनडायरेक्टली मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में भी ये हेल्प करते हैं। क्लियर है? इसके बाद गोल्जी एपेरेटस है जिसके दो फेस होते हैं, ऐसे स्पेस ट्रांसफेस सिस्टर्नी प्रेजेंट होता है, बीच के खाली स्पेस को हम ल्यूमेन बोलते हैं, वेसिकल्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं। और फंक्शन है, पहला फंक्शन है इसका ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा फंक्शन है कि ये एंजाइम्स बनाता है जो कि फर्दर क्या है लाइसोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम हमारा सर्कुलर बॉडी होती है, ग्रेन्युलर बॉडी होती है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या है, दे आर हाईली एसिडिक इन नेचर। कोई भी वेस्ट मटेरियल जो सेल में प्रेजेंट है अगर हमें उसकी जरूरत नहीं है, अगर हमें उसको एलिमिनेट करना है, उसको हटाना है रास्ते से, तो क्या करें, हम सुपारी देते हैं कि इसको हटा दो रास्ते से, है ना मूवीज में। उसी तरीके से जो सेल है वो सुपारी देगी लाइसोसोम को कि ये वाला वेस्ट मटेरियल है इसको रास्ते से हटा दे, तू साफ कर दे इसको। तो क्या होगा बच्चों, ये जो वेस्ट मटेरियल है ये हमारा लाइसोसोम के अंदर जाएगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसको डाइजेस्ट कर देंगे, यानी कि इसको तोड़ देंगे और इसको क्या करेंगे, इसको डाइजेस्ट कर लेंगे। क्लियर है? कभी कभी क्या होता है हमारी सेल काफी ज्यादा एज हो जाती है तो भी उसके अलावा दूसरा रीजन ही काफी ज्यादा कभी कभी टॉक्सिक सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो जाते हैं ड्यू टू मेनी सेवरल रीजंस, जिसकी वजह से ये लाइसोसोम जो है ये बर्स्ट हो जाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स सेल में रिलीज हो जाएंगे और सेल की खुद की डेथ हो जाएगी, एंड दिस इज नोन एज द सुसाइड ऑफ द सेल एंड therefore lysosomes are considered as a suicidal bags। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि सुसाइडल बैग्स किस सेल ऑर्गेनेल को कहेंगे तो आप लाइसोसोम को आंसर करके आएंगे कि लाइसोसोम्स आर नोन एज द सुसाइडल बैग्स। क्लियर है? तो आज की क्लास में बस बच्चों इतना ही। आई होप कि जितने सेल ऑर्गेनेल्स मैंने आपको पढ़ाए हैं आपको सब समझ आए हो, सबका स्ट्रक्चर समझ आया हो, सबका फंक्शन समझ आए हो। दो ही चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों कोई भी ऑर्गेनेल पढ़ने के लिए, उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन, दोनों को चीजों को रिलेट करके समझो। ठीक है? पहले तो आप स्ट्रक्चर देख लो सबका कि सबका स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा है, उसके स्ट्रक्चर से आप फिर उन सबका फंक्शन जो है वो धीरे धीरे करके आप डिराइव कर सकते हैं। अगर आपको हमसे कनेक्ट होना है तो ये हमारी डिटेल्स हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। एंड हमसे पढ़ने के लिए, सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर स्टडिंग विद अस। कीप लर्निंग एंड कीप